30 जनवरी 1948 को देश एक ऐसी गम में डूबा हुआ था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। शांति के दूत महात्मा गांधी अब हमारे बीच नहीं रहे। गोलियों से छलनी उनका नाजुक शरीर अब निष्क्रिय पड़ा था। जिस इंसान ने अहिंसा के जरिए भारत को आजादी दिलाई थी, उसे नफरत ने चुप करा दिया था। पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। लाखों लोग खुलकर रो रहे थे, सब दुख में एक थे। गांधी जी की हत्या सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ा धक्का थी। लेकिन जैसे ही देश गम में डूबा था, एक काला सच सामने आने लगा। गांधी जी का हत्यारा नाथूराम गोडसे अकेला नहीं था। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का सदस्य था और विनायक दामोदर सावरकर का अनुयायी था। ये दोनों हिंदुत्व विचारधारा के समर्थक थे। ये विचारधारा जो हिंदू श्रेष्ठता में डूबी हुई थी, गांधी जी के एकता और शांति के संदेश को एक खतरा मानती थी। ये हत्या एक सोची समझी साजिश थी जो एक ऐसी विचारधारा से प्रेरित थी जो मुसलमानों को दुश्मन और गांधी जी को हिंदू राष्ट्र के उनके सपने के रास्ते का रोड़ा समझती थी। लेकिन हत्या के बाद जो हुआ, उसने भारत और उसके लोगों के बारे में एक गहरा सच उजागर किया। ये एक ऐसा सच था जिसका न आरएसएस और न ही सावरकर ने अंदाजा लगाया था। आरएसएस ने हत्या से खुद को दूर करने की जल्दी में डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया। आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक एमएस गोलवलकर ने अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने गांधी जी को महात्मा भी कहा, एक ऐसा सम्मान जो उन्होंने और उनके संगठन ने गांधी जी के जीवन काल में लगातार इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। हालांकि अचानक दिखाए गए इस सम्मान ने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। गांधी जी और उनकी विचारधारा के प्रति आरएसएस की गहरी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं थी। उनके प्रकाशनों ने सालों तक गांधी जी और उनके धर्मनिरपेक्ष भारत के दृष्टिकोण के खिलाफ जहर उगला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व वाली सरकार, जो एक कट्टर कांग्रेसी और गांधी जी के करीबी विश्वास पात्र थे, ने समय बर्बाद नहीं किया। हत्या के लिए नफरत का माहौल बनाने में आरएसएस की भूमिका को पहचानते हुए पटेल ने संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध हालांकि अस्थायी था, लेकिन आरएसएस के लोगों के लिए एक झटका था। इसने उनके देशभक्ति के दावों को खोखला साबित कर दिया। जिस संगठन ने मातृभूमि की कसम खाई थी, उसी ने उस व्यक्ति की हत्या की साजिश रची थी जो भारत की अंतरात्मा का प्रतीक था। न्याय का चक्र घूमने लगा। नाथूराम गोडसे और उसके साथी साजिशकर्ता नारायण आप्टे को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमे के लिए लाया गया। पूरे देश ने इस मुकदमे को बारीकी से देखा, जिसमें साजिश के खौफनाक विवरण सामने आए। गवाहों ने गोडसे की गतिविधियों, आरएसएस के साथ उसके संबंध और गांधी जी के प्रति उसकी जहरीली नफरत की गवाही दी। उसके खिलाफ सबूत बहुत ज्यादा थे, फिर भी गोडसे को कोई पछतावा नहीं था। उसकी विकृत विचारधारा हत्या को सही ठहरा रही थी। लेकिन मुकदमे ने एक और जटिल सवाल भी सामने लाया, हिंदुत्व के विचारक सावरकर की भूमिका। गोडसे के साथ सावरकर का संबंध जगजाहिर था। गोडसे सावरकर के घर अक्सर आता जाता था और गांधी जी के प्रति उनकी साझा नफरत की चर्चाएं थी। हालांकि अभियोजन पक्ष के पास सावरकर को सीधे तौर पर हत्या की साजिश से जोड़ने के लिए ठोस सबूत नहीं थे। एक चतुर राजनीतिज्ञ सावरकर ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी, यह दावा करते हुए कि वह हत्या के समय बिस्तर पर थे। हालांकि बेगुनाही के सावरकर के दावे विसंगतियों से भरे थे। उनके अंगरक्षक और सचिव ने परस्पर विरोधी बयान दिए, जिससे सावरकर के साजिश में शामिल होने का संकेत मिला। हत्या में शामिल सावरकर के अनुयायियों के एक नेटवर्क ने एक गहरी साजिश की ओर इशारा किया। गोडसे के एक करीबी सहयोगी दिगंबर बड़गे, एक प्रमुख गवाह, ने खुलासा किया कि हत्या से कुछ दिन पहले ही वह गोडसे के साथ सावरकर से मिला था। बड़गे की गवाही, जिसकी बाद में अन्य गवाहों ने पुष्टि की, ने सुझाव दिया कि सावरकर ने साजिश को अपनी मंजूरी दे दी थी। लेकिन रहस्यमय परिस्थितियों में बड़गे ने मुकदमे के दौरान अपना बयान वापस ले लिया। उसके अचानक रुख बदलने और सावरकर को अपराध से जोड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रमाणों की कमी के कारण अदालत ने उसे बरी कर दिया। सावरकर आजाद हो गए, लेकिन शक का साया बना रहा। कई लोगों का मानना था कि उनका बरी होना राजनीतिक चालबाजी और एक समझौतावादी कानूनी व्यवस्था का नतीजा था। गांधी जी की हत्या में सावरकर की भूमिका के बारे में सच्चाई एक राज बनी रही।
भारत की अंतरात्मा पर एक दाग। भाग 5, गोडसे के टेढ़े तर्क। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, गोडसे ने कोर्ट रूम को अपनी जहरीली विचारधारा फैलाने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। उसने गांधी पर हिंदू विरोधी होने, मुसलमानों का तुष्टीकरण करने और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। ये सभी आरोप झूठे थे। एक धर्मनिष्ठ हिंदू गांधी ने अपना जीवन सभी भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया था, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। उन्होंने विभाजन का कड़ा विरोध किया था और भारत में मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपवास भी किया था। गोडसे के आरोप उसके जघन्य कृत्य को सही ठहराने की एक हताश कोशिश के सिवा कुछ नहीं थे। उसने खुद को हिंदुओं के रक्षक, अपने धर्म के रक्षक के रूप में चित्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसके खिलाफ भारी सबूतों और गांधी की विरासत के निर्विवाद सच के सामने उसके शब्द खोखले लग रहे थे। गोडसे के नाटक से बेपरवाह अदालत ने उसे हत्या का दोषी पाया। उसे मौत की सजा सुनाई गई, एक ऐसी सजा जिसे उसने गले लगा लिया, यह मानते हुए कि यह उसे अपने मकसद का शहीद बना देगा। भाग 6, विचारधाराओं का टकराव। गांधी की हत्या सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच का टकराव नहीं था, यह विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ अहिंसा और एकता के सिद्धांतों पर बने एक धर्मनिरपेक्ष, समावेशी भारत का गांधी का दृष्टिकोण था। दूसरी ओर सावरकर और गोडसे जैसे लोगों द्वारा समर्थित हिंदुत्व की विशिष्ट विचारधारा थी। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां हिंदू सर्वोच्च हों और अन्य धर्मों को दूसरी श्रेणी का दर्जा दिया जाए। गांधी की हत्या, जबकि अल्पावधि में नफरत की ताकतों के लिए एक जीत थी, विडंबना यह है कि इसने भारतीय लोगों के उनके दृष्टिकोण को अपनाने के संकल्प को मजबूत किया। धार्मिक सीमाओं को पार करते हुए पूरे देश में दुख और क्रोध का उभार साबित करता है कि एकता का गांधी का संदेश जनता के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। हत्या से स्तब्ध सरकार ने धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोगुना कर दिया। 1950 में अपनाया गया भारत का संविधान धर्म, जाति या पंथ के बावजूद सभी के लिए समानता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करता है। भाग 7, महात्मा की विरासत। गांधी की विरासत उनकी हत्या से कलंकित होने के बजाय समय के साथ और मजबूत होती गई। अहिंसा और शांति के उनके संदेश ने दुनिया भर में गूंज पैदा की, नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के आंदोलनों को प्रेरित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला तक दुनिया भर के नेताओं ने गांधी के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा ली। उन्होंने अन्याय और उत्पीड़न को चुनौती देने में अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति को पहचाना। भारत में गांधी का दृष्टिकोण देश के मार्ग का मार्गदर्शन करता रहता है। सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान पर उनका जोर आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में था। गांधी की हत्या, जबकि भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है, अंततः उनके संदेश को पुष्ट करने का काम करती है। इसने दुनिया को उनके आदर्शों की शक्ति और स्थायी शांति और न्याय प्राप्त करने में हिंसा की निरर्थकता दिखाई। भाग 8, एक अधूरी लड़ाई। हालांकि गांधी की हत्या ने उनकी आवाज को खामोश कर दिया होगा, लेकिन यह उनके विचारों को नहीं बुझा सकी। एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज का उनका दृष्टिकोण दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। लेकिन गांधी के भारत की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सांप्रदायिकता और नफरत की ताकतें हालांकि दबी हुई हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई हैं। वे भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने की कोशिश करते हुए धार्मिक और सामाजिक विभाजनों का फायदा उठाते रहते हैं। गांधी की विरासत को जीवित रखने की जिम्मेदारी हम में से हर एक पर है। हम जहां भी कट्टरता और पूर्वाग्रह देखें, हमें उसे चुनौती देनी चाहिए। हमें सहिष्णुता, करुणा और अहिंसा के मूल्यों को कायम रखना चाहिए, जिनके लिए गांधी जिए और मरे। गांधी की हत्या एक त्रासदी थी, लेकिन यह शांति की नाजुकता और नफरत और विभाजन की ताकतों से बचाव की निरंतर आवश्यकता की याद दिलाती है। गांधी के भारत की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जिसे हर पीढ़ी को लड़ना और जीतना चाहिए। यह भारत की आत्मा के लिए और वास्तव में मानवता की आत्मा के लिए एक लड़ाई है।